गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर का संविधान से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पॉलिटी सब्जेक्ट से। फर्स्ट है इसमें, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया? लागू करने का निर्णय लिया गया था, क्यों लिया गया था? तो ये कांग्रेस ने इस तिथि को 26 जनवरी को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था और इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की संकल्प लिया गया था और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल है तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है। तो भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में देखा जाए तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ निकाले भी गए हैं और नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं जिनकी संख्या अब 12 हो गई है। पहले 8 थी, अब 12 हो गई है। तो ये 300 ए है इसका आंसर सही। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल्स, अनुच्छेद हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में मिलान करना है। ठीक है, चलिए इसको मिलान करते हैं। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं। राज्य सूची में देखें तो 66 हैं और समवर्ती सूची में, और तीसरा है समवर्ती सूची, तो इसमें हो जाएगा बी 47 प्रविष्टियां। तो संघ सूची में 97 था, राज्य सूची में 66 था और समवर्ती सूची में 47 था। ये जब संविधान लागू हुआ था तब के लिए। अभी क्या है, संघीय सूची में 100 है और राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 है, 52 है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अपने शब्दों का विचार करना है तो शब्दों को विचार अनुसार क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो ए है इसका आंसर। इसका ए आंसर हो जाएगा सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष और फिर प्रजातांत्रिक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है और उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो ये 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया है समाजवादी। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ये हो जाएगा साधारण बहुमत चाहिए। तो एक नया राज्य बनाने के लिए
नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाए नहीं जाते हैं। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुचित 368 के परियोजनाओं के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो ये हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो ये नागरिकों को प्राप्त है जबकि गैर नागरिकों को नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीयों को प्राप्त है और यह गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के अनुसार। ठीक है, 19(1)(a) के अनुसार उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार क्या कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं है तो इसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अनुसार सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में ही निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। तो शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस तरफ विकल्प ए और सी, तो देख लीजिए ए और सी, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये दोनों ही मौलिक अधिकार हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन से सूचीबद्ध हैं। तो ये हो जाएगा बी 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। तो ये भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में सूचीबद्ध हैं। भाग 4 की बात कर रहा है डीपीएसपी की। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ है। 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन शामिल किया गया है और अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। जबकि अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, फिर भी इसका प्रभाव भी निदेशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत दिया गया है और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो ये सीधे या
अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। तो ए आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह उसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये 53 में दिया हुआ है अनुच्छेद। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो ये हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र और हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त है तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसकी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति की कृत्यों को संपादित करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो इनका क्रम 13वां था। ठीक है, जब 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ था और 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था और कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम क्या था? 13वां था। ठीक है, तो आप लोग अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति का पद है वो कौन सा है ये बताइएगा, कौन सा क्रम है बताइएगा। ठीक है, राष्ट्रपति कौन से क्रम वाले हैं, व्यक्ति के अनुसार और पद के अनुसार, दोनों ही आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे देखते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट है, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? तो यह 13वां क्रमांक इनका। मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार 12वां और उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक के अनुसार 13वां है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये कौन है? अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल भारत का जो महान्यायवादी होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायाधीश वही योग्यता होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। तो भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में, संसद की किसी भी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये महान्यायवादी भाग ले सकता है। नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, कितने दिन की अवधि के लिए? तो ये 2 माह की अवधि, लगातार अगर 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो वो पद रिक्त हो सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) में संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा।
नेक्स्ट है राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 80 1 क ख में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगा। नेक्स्ट है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो कार्यकाल इसका समाप्त होने का विषय नहीं है राज्यसभा, ठीक है, विघटन नहीं होता इसका। तो अनुच्छेद 83 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो ये राज्यसभा का, ठीक है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 89 1 और अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा बी, सही नहीं है। जो सही है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से, ये गलत है क्योंकि लोकसभा से होती है। नेक्स्ट है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा का 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये भी सही है। और राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो अनुच्छेद 109 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109 2 के तहत राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, धन विधेयक लोकसभा में केवल पेश किया जाता है। लेखा अनुदान बना है तो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बना है। तो विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव लाए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं ला पाए या किसी कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले ही रुपये की आवश्यकता है, तो अनुच्छेद 116 क के तहत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि यदि आकस्मिक परिस्थिति में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता है, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकता है और इसे अनुदान कहते हैं, लेखा अनुदान। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। तो लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत किया जाता है। लोक लेखा समिति लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सी इसमें सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है।
और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो ये जो था कि सी गलत था कि कोर्ट मार्शल को छोड़कर, तो नहीं, कोर्ट मार्शल की भी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये बताना है कौन होता है। राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल। सी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका उपयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो ये राष्ट्रपति को करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है और इससे पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। 217(1) क के अनुसार साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किसका मानस पुत्र है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया और इसका शुभ आरंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य था सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना था। इस प्रकार न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये अनुच्छेद है 352, ठीक है। तो 352 के तहत यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वां जो संविधान संशोधन हुआ है 1978 में, इसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो यह सी है इसका आंसर, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ठीक है। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की जो आयु है घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो कि 28 मार्च 1989 में प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, आम चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये 61वें संशोधन के द्वारा कर दी गई है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मूल संविधान में यहाँ पे अभी वर्तमान में देखा जाए तो 22 है और मूल संविधान में 18 था। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में सिर्फ पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, लेकिन अब कितना हो गई है? 12। तो 92वें संविधान संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। 12 कह दिया मैंने, ध्यान रखिएगा, 22 हो गई है। पहले 18 थी, अब 22 हो गई है।
नेक्स्ट है सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी के द्वारा स्थापित समिति का नाम बताना है, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना एनईएस के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है इनमें से विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, तो यह है सी सही नहीं है। ठीक है, जो सही है देख लीजिए, त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, ये बीपीएससी ने इसमें सी माना था। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार और एक दूसरी जो होती है राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो ये बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करा था, जिनमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जैसे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो पंचायती राज में 2 स्तरीय समिति की उन्होंने 2 स्तरीय सरकार की सिफारिश किया था। तो वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और इसमें उन्होंने पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय की संस्तुति की थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत का गठन का सुझाव था। नेक्स्ट देखते हैं ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, परामर्शीय समिति है ब्लॉक स्तर पे। तो ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएगी, जैसे शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। ये सभी भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो ये प्रशासनिक अधिकारी है। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, तो ये 1206 है। ठीक है, तो 1206 जातियों की अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियां कितनी, 1206। निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो ये है जर्मनी नहीं है। बाकी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रसिया, यूएसए ये सभी हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 इसमें अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो 5 जो हैं अस्थायी सदस्य यूएसए है, ब्रिटेन है, रूस है और फ्रांस और चीन है। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं।
नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है और इसकी स्थापना 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर वेनेंस ने किया था। वर्ष 1961 में पीटर वेनेंस ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजन्स नामक एक लेख लिखा था और एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। तो न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिसे सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, तो ये चीन की समाचार एजेंसी है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो ये फ्रांस की है सरकारी रिपोर्ट येलो बुक। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो ये बेंगलुरु में हुई थी, बेंगलुरु में। तो भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना 1987 में बेंगलुरु में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? 1965 में की गई। तो सीमा सुरक्षा बल का गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की जो तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो ये नवंबर में 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ए है इसका आंसर, संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा के 11वीं अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है बताना है। तो डी है इसका आंसर, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र है। ठीक है, तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन है। इसमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल संविधान में नहीं थी, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम क्या है? तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। डी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ क्या है? जनता यहाँ पे सर्वशक्तिमान है, किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सी है इसका आंसर। तो प्रजातंत्र का आशय है जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है, और भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो यह है, प्रकृति में यह संघीय है किंतु भावनाओं में एकात्मक है भारतीय संविधान। तो संविधान वक्ताओं ने संविधान को मुक्त 2 वर्गों में विभाजित किया है, तो संघात्मक तथा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में होती है, जो केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत देखिए, संघात्मक संविधान वह होता है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों के बीच में विभाजन होता है तथा दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है और इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भूमि सुधार राज सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। ठीक है, भूमि सुधार। देखिए, अगर आप लोग हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर बीपीएससी का अपलोड किया जा चुका है, तो उसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो ये भारतीय बैंक में धन जमा करके, ये नहीं, जन्म द्वारा करते हैं, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, इन 3 तरीकों से की जा सकती है और रजिस्ट्री के द्वारा भी की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ है? तो ये 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था नागरिकता संशोधन। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में 9 दिसंबर लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था और उसी तिथि को लोकसभा से पारित हो गया और 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित हुआ था और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी और यह विधेयक अधिनियम बन गया और 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। विधि का नियम या कानून का अधिराज का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। तो विधि का नियम या कानून अधिराज्य का तात्पर्य है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ क्या होता है? देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। उपयुक्त न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। कौन कौन है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये है अनुच्छेद 12 से 35 के तहत। 12 से 35 के तहत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये जाहिर सी बात है अनुच्छेद 19 हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है और 19(1) का जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूल अधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 क में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये अधिकार परीक्षा को कहा जाता है पोस्टमार्टम। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है और संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है, अधिकार परीक्षा को। ठीक है, तो यह एक कार्रवाई है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हैं, और ये वो आदर्श होते हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानून के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। तो भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, और संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। अब देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ये हो जाएगा, किस प्रकार नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। और निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है, जबकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है, और इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया है। मूलतः देखा जाए तो इसमें 10 था मौलिक कर्तव्य, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो यह बी है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ठीक है। नेक्स्ट है, यही है, ये 51 क च में शामिल किया गया है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है, और इस प्रकार वो संसद का अभिन्न अंग है। सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इसमें देखते हैं, ई है इसका ऑप्शन। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो इसका आंसर बी और सी दोनों ही सही है, तो ई हो जाएगा। बी सी सही है, तो ई है आंसर। चलिए आगे देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है, तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। तो यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो, तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये संसद के द्वारा। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 56 के खंड 1 ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है।
केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो यह मंत्रिमंडल सचिव होता है। तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है और वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो यह भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसमें सभी हैं, डी है इसका आंसर। हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, इन सभी के आधार पर। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वह ऐसा निम्नलिखित आधारों पर करता है: हथियारबंद विद्रोह के आधार पर यानी कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर तथा युद्ध के आधार पर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये गवर्नर की सलाह पे। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन गवर्नर की रिपोर्ट पे लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। तो ये हो जाएगा बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का इन अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल की है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। तो ये अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि क्षमादान करना, आपातकाल की घोषणा करना, अध्यादेश जारी करना, ये सभी अधिकार है। तो अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। तो ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, कहाँ से थे? बिहार से थे और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। कौन सा कथन असत्य है? तो सी यहाँ पे असत्य है। जो सत्य है देख लीजिए, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 64 के अनुसार और 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। तो अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है और इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखतः यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को सूचित करें और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दें। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद
के क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका स्टार लगा हुआ है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ये विधायिका करती है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपना गई है और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसमें देखिए ई है आंसर, देख लेते हैं इसका। तो शासन प्रणाली की समांतर दो पद्धतियां हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। तो भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका जो है के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित नहीं होती तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। तो इसका आंसर ई था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो ये लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चूंकि प्रधानमंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं, अतः वे भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह 352 में है, अनुच्छेद 352 में हुआ है। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है और इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करें। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये अटॉर्नी जनरल देता है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। और आगे अब देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये एडवोकेट जनरल देता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अनुच्छेद 165 के तहत। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1956 में किया गया है। तो आज़ादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, जिसमें भारत के भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को
एक व्यक्ति की आयु किससे कम का नहीं होना चाहिए लोकसभा सदस्य के लिए? तो ये हो जाएगा 25 वर्ष के से कम नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो ये 25 वर्ष है। लोकसभा चुनाव का यदि कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त न हो सके, तो उसे इनमें से डी आंसर है, इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, यानी वे अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा में सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2026 तक। बी है इसका आंसर, 2026 तक। तो संविधान के 84वें संशोधन के द्वारा 2000 में हुआ था, 81(3) में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन आधारित है, ये 1971 की जनगणना पे आधारित है, ठीक है, 1971 की जनगणना पे। निम्नलिखित में भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो यहाँ हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का है। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी। तो वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जिसका 30 है, जबकि राज्यों में देखा जाए तो सिक्किम का है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है 403। और इसमें जो दिया है इसके बारे में अगर सीट देख लें तो हिमाचल प्रदेश में 68 है, मेघालय में 60 है, मणिपुर में 60 है और अरुणाचल प्रदेश में 60 है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को है। तो अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी, ठीक है। अब 2 सदस्यों को ये नामित करते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद है 330 में, ठीक है, 330 में। तो भारतीय संविधान के 330(1) क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और वहीं अनुच्छेद 330(1) ख में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासी जिलों के अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 85(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है और ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो ये वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं कम से कम। तो 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा और इस प्रकार कम से कम 2 बार संसद सत्र बुलाए जाते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है और विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा में
सदस्य संख्या कितनी है, तो बिहार की 40 है, मध्य प्रदेश की 29 है, पश्चिम बंगाल में 42 है और उत्तर प्रदेश का कितना है, 80 है। ठीक। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं, तो ये बिहार दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे दर्जे पे हैं। यहाँ पे जिस वर्ष क्वेश्चन पूछा गया था ये उसके अनुसार है। तो उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी और महाराष्ट्र में कितना, 48 थी। लेकिन 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के बाद संख्या में परिवर्तन आया है। अब लोकसभा में प्रथम स्थान पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश तो प्रथम स्थान पे ही था, फर्स्ट पे ही था, 80 सीटें। द्वितीय स्थान पे अब महाराष्ट्र है, 48 सीट। और तृतीय स्थान पे 42 सीट पश्चिम बंगाल का है और बिहार में अब 40 सीट हो गया है। मध्य प्रदेश में 29 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो ये 1952 में हुआ था। तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था और लोकसभा का प्रथम अधिवेशन देखें तो ये 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्न में से किसके आधार पर दिया जाता है, तो ये उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पे दिया जाता है, जनसंख्या के अनुपात के स्थान पे दिया जाता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है और इस प्रकार किस राज्य से सभा में कितनी सीटें होगी इसका निर्धारण संविधान की 4थी अनुसूची में कर दिया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल देखें तो ये 6 वर्ष का होता है, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो इसमें से किसी को नहीं प्राप्त है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भंग ही नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता, अतः विकल्पों में दिए गए किसी भी अधिकारी के द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो ये 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान है, तो उनके आधार पे। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष, तो इनमें से कोई नहीं है। 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष PM सईद थे, ये 1999 में आया था क्वेश्चन। ठीक है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए। तो अनुच्छेद 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा और इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है, तो शून्यकाल का इसमें देखिए ई ऑप्शन दे रहा है, इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल बाद तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल होता है। चूंकि ये मध्याह्न 12 बजे से शुरू होता है और इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहा जाता है।
तो ये मूल रूप से 12 से 1 के बीच में होता है। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि अभी वर्तमान में शून्यकाल का समय क्या है। ये 12 से 1 के बीच में मूल रूप से होता था, लेकिन अभी इसकी जो समय है उसमें चेंज आया है। तो आप लोग इसे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्षेत्रीय पार्टी, राज्य पार्टी और पंजीकृत पार्टी, ये तीनों ही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पक्षता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। तो आम आदमी पार्टी क्या है, एक राज्य स्तरीय पार्टी है, क्षेत्रीय और पंजीकृत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो डी होगा इसका आंसर, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, डी है आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने दोनों में मतभेद हो। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो है संविधान सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का कार्य प्रावधान भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब दिल्ली है तो क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो ये 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर डी है। तो राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार, ठीक है, तो राज्यों का जो निर्माण है अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है और बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है, क्योंकि इसमें विधानसभा, राज्यपाल और संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त, इनमें से कोई नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर डी था। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, तो इसके अध्यक्ष थे M.N. वेंकटचलैया। ठीक है, M.N. वेंकटचलैया। तो संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया था और आयोग के अध्यक्ष जस्टिस M.N. वेंकटचलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा हुई है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना डी है इसका आंसर। तो अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख किया गया है। जब संविधान प्रारंभ हुआ था तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी और संसद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या 1906 में अधिनियमित कर इस संख्या को 10 कर दिया था। 1960 में बढ़ाकर 13 और 1977 में 17 और 1986 में 25 तथा 2008 में 30 और 2019 में 33 कर दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालयों की स्वीकृत क्षमता क्या है, तो ये अभी के अनुसार तो देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी क्या है, 33 है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति ये किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा संसद को है। बी है इसका आंसर, संसद को है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का जो वृद्धि करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी है उम्र? तो ये है 65 वर्ष है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति के लिए जो आयु निर्धारित है वो 65 वर्ष है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर देता है और इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या होता है? तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? किसी भी राज्य कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या किसी द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय इन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो यह है राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा, जिसका प्रयोग वो इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होता है। और उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है और राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद और राज्य के सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है और इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है तो ये हो जाएगा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे इन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो कौन सा है? अनुच्छेद 175 के द्वारा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिन सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो ये विधान परिषद होता है, विधान पालिका परिषद। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय में विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद जो है ये उच्च होगा और विधानसभा निम्न सदन होगा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो एक केंद्रीय संसद के द्वारा। तो अनुच्छेद 169(1) के अनुसार
किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है और संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित तथा और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या में कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो ये बिहार में है, बिहार में विधान परिषद है। तो ये अनुच्छेद 168(1) के अनुसार वर्तमान में देखें तो विधान परिषद जो है 6 राज्यों में है। कौन कौन? बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। इन 6 राज्यों में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा 170। विधानसभा 170 है। अनुच्छेद 170 जो है विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वो अपना पत्र किसे देगा? त्याग पत्र। तो वे उपाध्यक्ष को देता है। तो संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा जो है अध्यक्ष जो होता है विधानसभा का, तो वो अपना त्याग पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग करेगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालय में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ई होगा इसका आंसर, क्योंकि इनमें से कई होंगे, जैसे गुवाहाटी है और इसमें मुंबई CD हो। तो देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्र अधिकारिता असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखें तो महाराष्ट्र है, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव तथा गोवा है। इन सभी में तो इसका आंसर हो जाता C और D है, E है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, उसका प्रकार क्या है? तो ये स्वत्वा अधिकार मुकदमा है। ठीक है, टाइटल सूट है। ये स्वत अधिकार होता है जो न्यायालयों का। तो बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वा अधिकार मुकदमे के रूप में है, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जमीन पर अपने अपने दावे पेश किए थे। हालांकि ये अब मामला सुलट गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद एवं राज्य विधान मंडलों तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने एवं इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण करने, निर्देशन, नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 13। ठीक है, 13 है। तो संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा से शून्य होगा। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो यह हो जाएगा शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में संघीय ढांचा को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्य के लिए निश्चित किया गया है। इन्हें महत्व के अनुसार संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। और शिक्षा क्या है? तो पहले शिक्षा जो थी वो राज्य सूची में शामिल थी, लेकिन संघ व राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन में 1976 की धारा 57 के द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद है 280। तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण एवं सिफारिशें देने के लिए संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से।
भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से संबंधित रखता है। वह दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हो जाएगा, देखते हैं इसको। देखिए तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की। और यहाँ देखें तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी कब, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है उस राजनीतिक दल का नाम बताएं जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था। तो ये तेलुगु देशम पार्टी, ए है इसका आंसर। तो 12वीं 13वीं लोकसभा के स्पीकर GMC बालयोगी थे जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो ये चुनाव आयोग को है। तो भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके लिए वह कुछ मानदंड घोषित करता है। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्तुति का आधार दिया गया था, इन्होंने अपना प्रतिवेदन जमा किया, तो ये 1987 में दिए थे अपना प्रतिवेदन। तो सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इन्होंने 27 अक्टूबर 1987 को अपना प्रतिवेदन जमा किया था, जबकि इसका देखा जाए तो 1983 में गठन किया गया था। ठीक है, और ये केंद्र राज्य संबंध के सुधारों के लिए 247 सिफारिशें प्रस्तुत किए थे। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि का विषय माना गया है और संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। इस प्रकार पंचायत जो है राज्य सरकार का विषय है और इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची की। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो ये अनुच्छेद है 243 जी। ठीक है, 243 जी। तो पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की जो सूची है ये अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत है। और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और इस पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची इसमें वर्णित हुई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है, तो हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत का। तो पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है और संविधान के भाग 9 के अंतर्गत 243 से 243(9) तक के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। देखा जाए तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो यह है अनुच्छेद 40। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है और ये DPSP में शामिल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, फिर वही क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 है। ठीक है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो इनमें सभी हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इनका लक्ष्य है गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, और इसका उद्देश्य है स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना।
नेक्स्ट है पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली कौन सी है? तो यह है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। डी है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, शक्ति का विकेंद्रीकरण। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो ये स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। तो बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का जो स्वप्न है स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों के हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यही दिया हुआ है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, इसका अध्यक्ष कौन था? तो ये बलवंत राय मेहता जी थे। इसके अध्यक्ष 1957 में पंचायत राज की अनुशंसा के लिए 1957 में गठित किया गया था और इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। और इसका क्या है उद्देश्य? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। और इन्होंने त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष हैं बलवंत राय मेहता। हो गया। इनमें से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, नहीं है। ठीक है, बाकी स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, ये सभी है, सब वही दिया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुई थी? तो ये राजस्थान में प्रारंभ हुई थी। तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती का गठन का निर्देश है और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय गठन हुआ, पंचायत का गठन हुआ। और उन्हीं की सिफारिश पर जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया और उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया और दूसरा राज्य ये बन गया पंचायत राज प्रणाली लागू करने वाला। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में किया गया। फिर निम्न में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ये हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी ने की थी। अशोक मेहता कमेटी का गठन 1977 में हुआ था और इन्होंने अपना 1978 में रिपोर्ट पेश किया था और इन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने की थी ताकि इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश इन्होंने किया था। निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा ये सभी आता है। तो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा ये सभी आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता क्योंकि ये कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और पंचायती राज्य को राष्ट्र सूची का विषय दिया गया है। राष्ट्र सूची की प्रविष्टि 5 का विषय है पंचायती राज। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण को वैध किया था। और अभी तो कई राज्य हैं, इनमें देख लीजिए ये सभी हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये सभी अभी पंचायतों में 50% स्थान महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। केंद्र राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय महिलाओं का आरक्षण 50% किया था। तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो ये 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई थी। तो पंचायती राज
संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसकी वैधानिक शुरुआत देखें तो 64वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा हुई थी और इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में लोकसभा में पेश किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था, जिसके कारण व्यपगत हो गया था। इसके बाद 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। भारत में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह है न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं आता है, जबकि भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, ये सभी आता है। तो न्याय पुनरीक्षण तो ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो ये या तो लोकसभा में या राज्यसभा, दोनों में लाया जा सकता है। तो दोनों में से किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी में लाया जा सकता है। और ये संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, तो ये 1951 में लाया गया था। तो भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक जो था 1951 में लाया गया था और इस संशोधन के द्वारा 15(1), 19(1), 6, 19(2), 31, 85, 87, 174, 176, 341, 342 एवं 343 में भी संशोधन किए गए थे। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये आपको पता है 42वां संविधान संशोधन। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई थी और इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य था उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये काका साहेब कालेलकर थे। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 19 जनवरी 1953 को हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? काका साहेब कालेलकर थे। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति इन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिस आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को हटाया जाता है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका संस्करण M3 है। तो निर्वाचन देख लेते हैं इसके बारे में। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल एवं सहज बना दिया है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली जो मशीन है वो वीवीपैट का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और ये वीवीपैट का प्रयोग अभी किया जा रहा है, आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट है भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो देखिए इसमें ई आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और ऑर्डर से संबंधित है। तो इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार क्या है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9A में रखा गया है और जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में
14वें स्थान पे और उसके बाहर इनको 17वें स्थान पे रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आपका ये पॉलिटी कंप्लीट हो गया प्रीवियस ईयर। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पे, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को शेयर किया कीजिए।